साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। आपसे अपील करेंगे कि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बात चलेगी उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की। असल में ये सुपर टेट नाम जो है, ये कोचिंगों के द्वारा दिया गया नाम है। सुपर टेट जैसी कोई परीक्षा नहीं होती है, उस परीक्षा का नाम होता है एटीआरई, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। यानी कि प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के जो परीक्षा करवाई जाती है, इस परीक्षा को पहले पीएनपी करवाया करता था। पीएनपी प्रयागराज, जो डीएलएड का एग्ज़ाम और डीएलएड को लेकर के जाना जाता है। अब आप समझिए ध्यान से कि पहले कोई आयोग बेसिक को लेकर के नहीं था, जो परीक्षाएँ कंडक्ट कराए। ये काम पीएनपी को सौंपा गया था। पीएनपी ने एक सिलेबस बनाया और पीएनपी ने जो सिलेबस बनाया, वो क्या सिलेबस बनाया? तो डीएलएड में जो पाठ्यक्रम होता है ना, उसी डीएलएड के पाठ्यक्रम में बाल विकास, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल को मिला-जुला करके सभी सेमेस्टर से कुछ-कुछ टॉपिक को मिला करके पूरा सिलेबस डिज़ाइन कर दिया गया। अब उसी के आधार पर वैकेंसी होती है। आयोग से उम्मीद थी कि आयोग सिलेबस बदलेगा, लेकिन आयोग ने कोई भी सिलेबस बदला नहीं। आयोग ने जो अपने वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड किया है, सेम टू सेम वही सिलेबस अपलोड हुआ है, जो पीएनपी के द्वारा बनाया गया सिलेबस है। तो अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि सिलेबस बदलेगा, तो निश्चिंत रहें सिलेबस नहीं बदलेगा। जो कुछ भी होगा वो भविष्य में नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा और फिर एग्ज़ाम की तैयारी होगी। बस इतनी ही बात केवल है, सिलेबस वगैरह में बदलाव नहीं होगा। ऐसे में आपको तैयारी करने के 150 अंकों की एक मास्टर रणनीति मैं आपको देने चल रहा हूँ। आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, सिलेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है, अपना ये सिलेक्शन करना कि आपको पढ़ना क्या है। संपूर्ण सिलेबस के सभी पार्ट जो है, महत्वपूर्ण ही नहीं होते हैं। आप यूपी टेट का भी एग्ज़ाम देख लीजिए, सिलेबस इतना बड़ा दिया गया था, क्या संपूर्ण सिलेबस से क्वेश्चन पूछा था किसी भी शिफ्ट में? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, बल्कि शिफ्ट वाइज़ जो बात करें ना तो किसी शिफ्ट में पहले 2 यूनिट का उठाया था, किसी शिफ्ट में आखिरी यूनिट का और पहले यूनिट का सवाल उठाया था। तो इस हिसाब से अब आपकी तैयारी को मैं दिशा देने के लिए आपका एक गाइडेंस प्रदान कर रहा हूँ कि आपको कौन-सी किताब का चयन करना चाहिए, सेल्फ स्टडी पर कितना फ़ोकस ज़रूरी है आपके लिए, कितना आपको कोचिंग क्लासेस पर निर्भर करना है, ये सारी बातें हम इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। आइए शुभारंभ करते हैं। पहले तो आप इसका आउटलाइन समझ लीजिए। इसका आउटलाइन क्या है? तो आउटलाइन ये है कि आयोजक अब कौन हो गया? अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जिसको यूपी डबल एससी कहा जाता है। अब ये आयोग जो है, ये परीक्षा की ज़िम्मेदारी इसकी है, चयन की ज़िम्मेदारी इसकी है, पीएनपी की नहीं। कुल नंबर कितने होते हैं? 150 नंबर होते हैं इसमें। समय कितना दिया जाता है? 150 मिनट का, 2.5 घंटे का समय होता है। प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है? बहुविकल्पी होती है। बहुत सारे बच्चों को कल वीडियो बनाया था ना, तो लिखित परीक्षा को लेकर के कन्फ्यूज़ हो गए थे कि गुरुजी लिखित परीक्षा होगी क्या? भैया लिखित परीक्षा का मतलब है जिसमें पेन चलाना होता है ना, वो लिखित परीक्षा होती है। चाहे पेन आप सीधा-सीधा चलाएँ, चाहे गोला भरें, वो लिखित परीक्षा के ही नाम पर जाना जाता है। तो लिखित परीक्षा में प्रश्नों का प्रकार कैसा होगा? बहुविकल्पी प्रकार का प्रश्न होने वाला है। अब आगे समझते हैं। पाठ्यक्रम और आपके अध्ययन की रणनीति और आपका कौन-सा किताब का चयन करना होगा, ये बात करेंगे। भाषा की बात कर लें जिसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी 40 नंबर में आता है, जिसमें हिंदी के 20 होते हैं, संस्कृत के 10 होते हैं, अंग्रेजी के 10 होते हैं। प्रमुख विषय जो होते हैं व्याकरण होता है, आपठित गद्यांश, पद्यांश होता है, शब्द सामर्थ्य होता है, पर्यायवाची होता है, विलोम होता है, तत्सम, तद्भव, संधि, समास होता है, रस, छंद, अलंकार भी जुड़ जाता है। वहाँ से भी सवाल बन सकता है। हालाँकि पाठ्यक्रम में ढूँढेंगे ना ऑफ़िशियल तो ये टॉपिक मिलेंगे नहीं, खाली आपको टॉपिक मिलेगा गद्यांश और पद्यांश है ना और व्याकरण बस इतना लिख देता है केवल। आपको वहाँ से तय करना पड़ता है कि कौन-कौन से टॉपिक आपके हैं। अब आपको ऐसे में बात आती है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए? तो मेरा सुझाव मानिए कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद जो एससीईआरटी की कक्षा 6, 7, 8 की अनिवार्य संस्कृत, हिंदी, व्याकरण की पुस्तक है ना, सबसे पहले आप उसका अध्ययन कर लीजिएगा। किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन के लिए कठिन सवालों का हल करना आपको सिलेक्शन नहीं दिलाता है। सिलेक्शन कौन दिलाता है कि आपके सरल सवाल जो साधारण सवाल है ना, वो ना गलत हों। अगर आपने सरल और साधारण सवालों पर कमांड अच्छी रखी हुई है, तो जो कठिन सवाल होते हैं ना, उसमें हर कोई गेस पर ही चलता है। अब अगर आपके साधारण सवाल गलत नहीं हुए हैं, तब आप कठिन सवालों में जब गेस मारेंगे, तो आपका बोनस जाएगा, आप प्लस जाएँगे। पता लगे आप कठिन-कठिन पढ़ कर के कठिन सवालों को हल ही कर लेते हैं, सरल सवाल में गलती कर देते हैं, तो आप सबसे पहले बाहर होंगे।
क्योंकि किसी भी परीक्षा में औसत दर्जे के जो सवाल होते हैं, वो 50 से 60% होते हैं। उसके आगे कठिन का नंबर आता है। और पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि 50 से 60% जो सामान्य दर्जे के सवाल हैं, वो गलत ना हों। और ये कहाँ से उठाए जाते हैं? तो ये जो योग्यता डिसाइड की जाती है, लेवल डिसाइड किया जाता है, उसकी टेक्स्ट बुक पर आते हैं। अब बात आती है कि आप आयोग के द्वारा यूपी टेट की परीक्षा को देख कर के गुमराह भी हो सकते हैं कि आयोग ने यूपी टेट की परीक्षा में एआई का क्वेश्चन बना दिया। अब आपको लगेगा कि गुरुजी ऐसे में हम टेक्स्ट बुक की क्या ही बात करें, क्या ही इनके लेवल की बात करें, हो सकता है एआई से उठा करके कर देंगे। कहीं से भी सवाल लाएँगे, सिलेबस का ही सवाल रहेगा। अगर आप किताबें पढ़े रहेंगे, तो आपको वो सवाल कठिन नहीं लगेंगे। अब यूपी टेट में जिन लोगों ने सीटेट को खूब मेहनत से पढ़ा था सीटेट परीक्षा के लिए, उनका यूपी टेट ताज़ा-ताज़ा था, वो बढ़िया चला गया परीक्षा। और जो केवल यूपी टेट की तैयारी करने के लिए उतरे थे, वो फैक्ट रट्टा मारने के लिए उतरे, उनका मामला फ़ेल हो गया। उनके लिए सीटेट कभी तवज्जो दिया ही नहीं उन्होंने। तो सीटेट को जब तवज्जो नहीं दिया, केवल यूपी टेट पर फ़ोकस करना शुरू किए और वहाँ पर भी वो फैक्ट रट्टा मारने शुरू कर गए, उन बच्चों का काम खराब हुआ है। जिन्होंने हर परीक्षा को महत्व दिया था, उनका काम खराब नहीं हुआ, वो बेहतर किए हैं। यही काम आपको सुपर टेट में भी करना है। तो आपको बेसिक सवाल जो गलत ना हों, साधारण सिंपल, उसके लिए आपको व्याकरण, हिंदी, संस्कृत में 6, 7, 8 की एससीईआरटी की किताबें, ये पढ़ना चाहिए आपको और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको एक बार उठाएँगे ना, तो 10 दिन में ये खत्म हो जाएगा, इसका अपना एक नोट्स तैयार कर लीजिए। किताबें कहाँ मिलेंगी? खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। एससीईआरटी की किताबें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो वेबसाइट पर आप जाकर के एससीईआरटी किताब पीडीएफ अगर आप डालेंगे ना, किसी भी टर्म में डालेंगे तो गूगल से आपको मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। आगे समझते हैं। हिंदी में अगर आपको कॉम्पिटिटिव पर आना हो, अगर आपको कोई ऐसे मतलब टेक्स्ट बुक के बजाय अगर आपको गाइड बुक पर आना है, वैसे गाइड बुक पढ़ना नहीं चाहिए सिलेक्शन के लिए। लेकिन अगर आप गाइड बुक पढ़ने के इच्छुक हैं, तो कौन-सी गाइड बुक का आपका सिलेक्श मैं सुझाव दूँगा। आप आदित्य पब्लिकेशन जिसमें सफ़ेद कवर वाली होती है ना, वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी, जिसमें सभी परीक्षाओं के प्रश्न दिए होते हैं, आप उसे पढ़ लीजिए। उसके व्याकरण को रट डालिए। फिर सुपर टेट क्या कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी रहेगी ना, वहाँ पर आपका काम हो जाएगा। वो स्पेशल हिंदी के लिए है। लुसेंट आप पढ़ सकते हैं। लुसेंट को लोग डिनाई कर देते हैं, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप पढ़ लीजिए। तो आदित्य की लीजिए चाहे लुसेंट की। हम किसको प्रेफ़र करेंगे? हम आपको आदित्य की प्रेफ़र करेंगे। यहाँ किसी किताब का एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। अंग्रेजी की बात करें तो रेन एंड मॉर्टिन आता है, हाई स्कूल स्तर की किताब आती है। पहले तो आपको इसको पढ़ना होगा और इसके अलावा अगर आपको थोड़ा-सा अपग्रेड वर्ज़न में जाना है तो नीतू सिंह का पढ़ लीजिए, बैलूम फर्स्ट आप पढ़ लीजिए। उसके अलावा बात करें संस्कृत में तो एकमात्र किताब आप पढ़िएगा सर्वज्ञ भूषण सर की विजयी भव। ये किताब केवल आपको पढ़ लेना होगा। संस्कृत आपका 10 नंबर तैयार हो जाएगा। ये आपके सेल्फ स्टडी का उपाय मैं बता रहा हूँ। इसके बाद बताऊँगा कोचिंग क्लासेस पर कितनी निर्भरता होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। अंक विभाजन में बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल क्रमशः 10-10 नंबर के होते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता, सीखने की जरूरत, दिव्यांग छात्रों की व्यवस्था, वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन, है ना? ये व्यावसायिक आचरण, नीति, जीवन कौशल का जो पार्ट होता है, ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी? ये सारी चीजें आपको मिलेंगी उत्तर प्रदेश डीएलएड के चारों सेमेस्टर की विभागीय पुस्तकें जो होती हैं, विशेष रूप से पहला और दूसरा सेमेस्टर जो होगा बाल विकास और शिक्षण अधिगम वाला, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके सिलेबस का 90% हिस्सा कवर कर देंगे ये। हाँ जी, पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर अगर आप पढ़ेंगे तो, पहले सेमेस्टर में बाल विकास है और शिक्षण वाली किताब है, तो बाल विकास और शिक्षण का मुद्दा क्लियर हो जाएगा। दूसरे सेमेस्टर में अगर आप पढ़ेंगे तो वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये 2 किताबें आप पढ़ना पड़ेगा और दोनों किताबें जो हैं कंप्लीट अगर हो गई, तो पूरा का पूरा मतलब आपका बाल विकास और शिक्षण कौशल कंप्लीट। जीवन कौशल भी कुछ पार्ट उसमें से कंप्लीट हो जाएगा। वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा वाली जो किताब है ना, उसका जो आधे से आखिरी वाला आधा हिस्सा है, वो जीवन कौशल के कई चैप्टर उसके अंदर हैं। इसके अलावा अगर आप रेफरेंस बुक लेना चाहते हैं, तो एनआईओएस राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान का डीएलएड का स्टडी मटेरियल जो है, ब्लॉक 502 और 506 ये आप ले लीजिए। मैंने इसको देख लिया है, बहुत ही उम्दा किताब है। मालवीय पब्लिकेशन या अग्रवाल एग्जाम कार्ड की विशिष्ट मनोविज्ञान की पुस्तकें, ये भी आप सभी के लिए हैं, लेकिन ये गाइड बुक हैं, इसको ज़्यादा वरीयता मत दीजिएगा। टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि एथेंटिक पढ़ेंगे तो एथेंटिक उत्तर देंगे और चैलेंज वगैरह करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा अंक विभाजन में गणित में आ जाएँ 20 और विज्ञान में आ जाएँ 10। गणित में बात कर लेते हैं, तो ये आपके टॉपिक होते हैं, है ना?
कम ही टॉपिक लिखा है। और विज्ञान में दैनिक जीवन में विज्ञान, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, मानव शरीर, स्वास्थ्य, पोषण, ये आपका विज्ञान का टॉपिक होता है। अब यहाँ पर आते हैं, टेक्स्ट बुक की बात करें तो एससीईआरटी, यूपी बोर्ड की कक्षा 4 से 8 तक की गिनतारा, गणित और विज्ञान भारती जो है विज्ञान के लिए, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले वरीयता इसी को दीजिएगा, ये आपका खत्म होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिलेक्शन मिले, तो ये निश्चित तौर पर आप समाप्त कर लीजिए, इनका बना लीजिए नोट्स संक्षेप में। इसके अलावा अगर संदर्भ ग्रंथ आप पढ़ना चाहते हैं, तो गणित के लिए आर एस अग्रवाल हो गया, एस डी यादव हो गया, है ना, ये किताबें आप ले सकते हैं। लेकिन प्रथम दृष्टि आपको फोकस किस पर करना, जो बता रहा हूं उस पर। और विज्ञान में लिए लूसेंट सामान्य विज्ञान आपके लिए पर्याप्त होगा, पर्याप्त होगा, है ना। जो नया वाला लीजिएगा, जिसमें गलतियां ना हो, अपडेटेड वर्जन वाला जो होगा वो ले लीजिए, वो पढ़ लीजिए, या विज्ञान की कोई भी गाइड बुक ले लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक बार फोकस उसी पर करना चाहिए, क्योंकि वहां से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कई सीधे सवाल आ जाएंगे वहीं से। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना, खेल कूद पुरस्कार महत्व सूचिकांक, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, कला और संस्कृति, ये 30 नंबर में आता है। ये 30 नंबर में होता है, जिसमें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के होते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पोर्शन होता है। हम फिर से बता दे रहे हैं कि जो अध्यापक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी होते हैं, वो आमतौर पर पहले फोकस उनका किस पर है, यूपी टेट सीटेट पर। वो ये टॉपिक पर जाते ही नहीं है कभी। कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो इन चीजों को पढ़ते हैं, अन्यथा की कंडीशन पर इनको वरीयता कम देते हैं। और देखो, जब आप कोचिंग ज्वाइन करने जाते हो या आप यूट्यूब पर जाते हो, तो आप इफेक्टिव टीचर के पीछे भागते हो। और टीचिंग के जितने भी चैनल हैं, इफेक्टिव टीचर आपको कौन है, हर किसी के जगह सीडीपी ही प्रभावी व्यक्ति के रूप में रहेगा। तो वही आपके कौशल से अपने विषय की तरफ आकृष्ट कर लेता है। तो आपका दिल दिमाग हमेशा एक ही सब्जेक्ट की तरफ फोकस कर जाता है। बाकी लोगों का जो है ना कद जो है वो डाउन रहता है। जबकि सिलेक्शन के लिए सारे सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए किसी एक सब्जेक्ट के पीछे भागना ये आपके लिए गलत हो जाएगा। तो इनके लिए बात करें तो इनके लिए क्या बात करेंगे? तो इनके लिए आपको करंट अफेयर्स 2025 के अंत से 26 की महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए कोई भी घटना चक्र ले लें या प्रतियोगिता दर्पण ले लें, कुछ भी ले लें करंट अफेयर्स की किताब आपको। तो करंट के लिए मैं कहूँगा कि करंट के जो भी टीचर हैं, वो मेहनत करते हैं, अपडेट तैयार करते हैं, और उस वीडियो पर आप निर्भर कर सकते हैं, वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। तो उस हिसाब से वो सेलेक्टिव क्वेश्चन लेकर के टीचर आते हैं। उसके लिए मैं भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जाएँगे तो आपको जीके एंड करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। वहाँ से मैं छाँट-छाँट करके क्वेश्चन लाऊँगा। और परीक्षा बाड़ी उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए आपको एकमात्र किताब पढ़ना है। परीक्षा बाड़ी की किताब जो है, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए है। कम से कम 10 सवाल आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के, वहाँ से आपके काम हो जाएँगे। हालाँकि इस पर भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, वही जीके एंड करंट अफेयर्स वाले पोर्शन के अंदर आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट में वीडियो बनी रहेगी, प्लेलिस्ट में सीडीपी की भी वीडियो पड़ी हुई है, 10-10 मिनट की वीडियो है, वो लगभग बाल विकास का सारा टॉपिक कवर कर रही है। उस हिसाब से आप पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रमुख विषय में भारतीय संविधान है, पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, शिक्षण में कंप्यूटर का उपयोग हो गया, और ओईआर हो गया, कोडिंग हो गया, डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। इसमें रीजनिंग के और भूगोल के सभी के पोर्शन शामिल हैं। इनके लिए आपको क्या करना है, पर्यावरण एवं एसएसटी के लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान केवल संविधान और भूगोल की प्रासंगिक हिस्से को ये कवर करेगा, ये किताब अच्छी होगी। कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन या लूसेंट का कंप्यूटर, तो यहाँ पर हम आपको कहेंगे लूसेंट कंप्यूटर जो है पिछली परीक्षा में 68,000 में 69,000 में हूबहू क्वेश्चन फंसा दिया था, तो ये आने वाले समय पर भी काम करेगा। इसके अलावा बात करें रीजनिंग अरिहंत की सामान्य तर्क शक्ति परीक्षण, एक पतली किताब आती है, एक वर्जन, वहीं से पिछली बार सारे जो हैं सवाल आ गए थे, पूरे सवाल वहीं से आ गए थे। तो ये किताब आपके लिए मारक साबित होगी, इनका अध्ययन आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें कि आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों का पाठ्यक्रम है। बाजार में उपलब्ध किसी भी गाइड बुक को पढ़ने से पहले कक्षा 3 से 8 तक की एससीईआरटी की पुस्तकों का विषयवार अध्ययन करना आवश्यक है। सुपर टेट के अधिकांश तथ्यात्मक प्रश्न सीधे इन किताबों के अध्यायों से लिए जाते हैं। अब आप लोग इस चक्कर में पड़ जाएंगे कि अभी तो यूपी टेट में एआई से क्वेश्चन बन गया, तो क्या आगे टेक्स्ट बुक से बनेगा क्या? भाई कुछ भी हो सकता है। क्या पता आपको डाइवर्ट कर दिया गया हो और परीक्षा में अलग कर दिया जाए, आप इधर भाग करके जाओ और वो लोग उधर से आ जाएं। तो दोनों का साधन यूज करना पड़ेगा, तब जा करके आगे काम होगा। यदि वैकेंसी 11,000 ही रही तो बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा, इसलिए मेहनत भी आपको चुनौतीपूर्ण तरीके से करना होगा।
अक्सर परीक्षार्थी उन विषयों से बचते हैं जिनमें वो कमजोर हैं, जैसे 20 अंकों की गणित या 10 अंकों की अंग्रेजी हो गई, जो कि एक मनोवैज्ञानिक असहजता पैदा कर देगा। 150 अंकों की इस उच्च प्रतिस्पर्धी परीक्षा में किसी भी बड़े भाग को छोड़ना सीधा आपको चयन से बाहर कर देगा। जैसे आप गणित और इंग्लिश को इग्नोर कर देंगे, तो आप 30 नंबर को इग्नोर कर रहे हैं, तो आपका पूर्णांक कितना हो जाएगा? 120। आप तैयारी 120 पर कर रहे हैं। वहीं पर कई बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी 150 पर हो रही है। अब 150 पर तैयारी करने वाला बच्चा आगे रहेगा कि 120 पर तैयारी करने वाला बच्चा आगे रहेगा? तो आप कहेंगे जाहिर-सी बात है सर, 150 पर तैयारी करने वाला बच्चा आगे रहेगा। तो किसी भी पोर्शन को जो आपको नहीं आता है उसे आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा नहीं है कि आप किसी पोर्शन को छोड़ करके भी सेलेक्ट हो जाएँगे। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कठिन विषयों को दिन के सबसे ऊर्जावान समय में छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ करके आपको पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बना सकता है। अभ्यास पर फोकस करिए। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो और जो सब्जेक्ट मजबूत हैं उनका केवल रिवीजन करिए 10, 15, 20, 25 मिनट का समय दे करके। लेकिन फोकस सारे सब्जेक्ट पर होना चाहिए। आपको फोकस किन्हीं एक ही सब्जेक्ट पर नहीं करना होगा। ऐसे में आपको 68,500 में अति लघुत्तरी आया था, है ना? वर्णनात्मक प्रश्न था, 69,000 में बहुविकल्पी प्रश्न था, 2 परीक्षाएँ हुई हैं इससे पहले, इसी पैटर्न पर हुई हैं, इसी सिलेबस पर हुई हैं। तो शिक्षक भर्ती के प्रश्न पत्रों का इनका गहन विश्लेषण सबसे पहला कदम होना चाहिए। इससे परीक्षा के स्तर और यह पता चलता है कि विज्ञान या भूगोल में केवल ऊपरी तथ्य पढ़ने या अवधारणाओं की गहराई में जाना होगा। अब फिर से यहाँ पर सवाल आएगा आपके दिमाग में, यूपी टेट में तो हमने पूर्व परीक्षाओं को आधार बनाया था। हम फिर से बता रहे हैं कि यूपी टेट का जो नेचर था वो शुरू में भी हमने बताया कि वो बदलेगा। लेकिन सुपर टेट का नेचर ऑलरेडी नेचर ऐसा है कि इसमें कहीं भी पेडागोजी को या कॉन्सेप्ट को जगह नहीं है। इसमें से कॉन्सेप्ट के बजाय फैक्ट पूछा ही जाना है। फैक्ट आना ही तय है इसमें। व्याकरण में क्या कॉन्सेप्ट आएगा भाई? जीके जीएस में क्या ही कॉन्सेप्ट आएगा? सिविल लेवल का क्वेश्चन थोड़े बना दिया जाएगा। लेवल जो है उसी का ध्यान रखा जाएगा ना, तो फैक्ट रहेगा। हाँ, थोड़ा-सा डेप्थ में जाकर के फैक्ट निकाल सकता है। उच्च अपेक्षाएँ बेहतर प्रदर्शन की ओर ले जाते हैं। खुद से उच्च प्रदर्शन की उम्मीद रखते हुए 150 में 120 प्लस का सुरक्षित लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है, और यह मनोविज्ञान अध्ययन में निरंतरता बनाए रखने से आपको क्या करेगा? मदद करेगा। तो आपको हमने टोटल जानकारी दे दिया। टाइम मैनेजमेंट करिए, रटे हुए तथ्यों को भूलने से बचने के लिए आपको स्पेसिंग इफेक्ट का प्रयोग करते हुए निर्धारित समय अंतराल पर चीज़ों को दोहराना चाहिए, और पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद स्टॉप वॉच लगाकर 150 मिनट की समय सीमा में ओएमआर शीट के साथ पूर्ण प्रैक्टिस सेट हल करना अनिवार्य है। इससे समय प्रबंधन होगा ताकि परीक्षा में जाकर के आप मैनेज करेंगे। और ये काम ऐसा नहीं है कि आप समय के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है साहब, आखिरी में करेंगे ये सब। आखिरी वाला समय कभी आता नहीं है, और आज नहीं कल से शुरू करेंगे, कल नहीं परसों से शुरू करेंगे, परसों नहीं नरसों, नरसों नहीं तरसों से शुरू करेंगे, तो खाली तरसना हो जाएगा। अगर नरसों, परसों, तरसों करेंगे ना, तो खाली जीवन में तरसना रह जाएगा, सलेक्शन नहीं होगा। इसलिए गंभीरता से विचार करिए और गंभीरता से पढ़ाई पर टूट पड़िए। 11,000 वैकेंसी को टारगेट बना करके पढ़िए, बढ़ जाएगी, 55,000 हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी, तो आपके लिए बेहतर ही हो जाएगा। और कितना निर्भर करना है यूट्यूब पर? उसके लिए कुछ पोर्शन पर निर्भर करिए। जैसे आपको उदाहरण दे दूँ, जैसे आप सीडीपी कंटीन्यूअस पढ़ते रहे हो, यूपी टेट में भी पढ़ते रहे हो, सीटेट में भी पढ़ते रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपकी पढ़ाई इसमें ठीक है। कुछ पोर्शन नए रहेंगे जिस पर आप प्रैक्टिस के माध्यम से ही कवर कर लेंगे। जीवन कौशल हो गया, शैक्षिक प्रबंधन हो गया, और वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस के दम पर इसको कवर कर लेंगे। जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ईवीएस, भूगोल, आप प्रैक्टिस के दम पर यूट्यूब पर वीडियो देख करके कंट्रोल कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। मैथ का प्रैक्टिस देख करके आप कवर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप उसको प्रैक्टिस का आधार बनाइए केवल। क्वेश्चन बनाता है टीचर, लेकर के आता है। ध्यान दीजिए क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा केवल 2 हुई है अभी तक। 68,000 की परीक्षा हुई है, 69,000 की परीक्षा हुई है। तो टीचर के पास प्रश्नों का अंबार नहीं है। जैसा यूपी टेट में था, तो उन्होंने सब टीचर ने प्रीवियस ईयर करवा दिया। जैसे सीटेट के एग्जाम में सारे टीचर क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर करवा देते हैं। लोगों के पास क्वेश्चन उपलब्ध होता है। लेकिन बात आएगी अगर अध्यापक भर्ती परीक्षा में, तो टीचर्स के पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक बल्क में नहीं उपलब्ध हैं, क्योंकि 2 ही परीक्षा हुई है। कितने क्वेश्चन उपलब्ध हैं?
हमारे सब्जेक्ट में आ जाइए, हमको 30 क्वेश्चन एक बार, 30 क्वेश्चन एक बार, 60 क्वेश्चन तो मिलेगा प्रीवियस का। फिर जितने भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे वो नया ही तो बनाएंगे सिलेबस के हिसाब से। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के टीचर के साथ यही होना है कि उनके पास बल्क में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है, तो टीचर जितना सवाल बनाएगा वो नया ही बनाएगा, चाहे वो टेक्स्ट बुक से बनाए, चाहे वो एआई से बनाए, जैसे भी बनाएगा बनाएगा क्वेश्चन। इसलिए आपके लिए प्रैक्टिस बेहतर रहेगा यूट्यूब पर, उसको बिल्कुल इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। जो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये बात कह रहे हैं ना कि टीचर 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 कर रहे हैं ऑनलाइन ऑनलाइन, भाई ऑनलाइन में जब टीचर को विकल्प उपलब्ध होता है तब मैं मान सकता हूँ लापरवाही, लेकिन यहाँ तो विकल्प ही नहीं उपलब्ध है, उनके पास क्वेश्चन बैंक है ये नहीं है बल्क में कि वो प्रीवियस ईयर पर ही टिके रह जाएं, उनको हर हाल में क्वेश्चन बनाना होगा। इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा। उम्मीद करेंगे कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और आखिरी में अगर सारी बातें समझ में आ गई होंगी तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो के नीचे टिप्पणी कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो, चैनल पर नए होंगे तो अभी तक नहीं किए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।